स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत उत्पादन संभावना या रूपांतरण वक्र। इसको शॉर्ट में पीपीसी भी कहा जाता है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हम जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती है और साधन सीमित हैं। अब जो साधन होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे पूंजी को हम कपड़ा उत्पादन में भी लगा सकते हैं, या फिर गेहूं के उत्पादन में लगा दें, या फिर किसी बेकरी में लगा दें, है ना। तो इस प्रकार एक ही साधन के कई वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग हो सकते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को उत्पादित करने के अनेक विकल्प उपलब्ध रहते हैं। यानी कि हम मान लीजिए पूंजी की थोड़ी मात्रा कपड़े में लगा दें और थोड़ा श्रम कपड़े के उत्पादन में लगा दें, फिर पूंजी की थोड़ी मात्रा हम बिस्किट के उत्पादन में लगा दें और वहीं पे थोड़ी मात्रा श्रम की लगा दें। इस प्रकार जो साधनों के अलग अलग संयोग होते हैं उससे हम वस्तुओं की भी अलग अलग संयोग प्राप्त कर सकते हैं। उन विकल्पों को उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। अब जो हमारे पास उत्पादन की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं कि भाई जैसे x वस्तु मान लें, दूसरी वस्तु y मान लें, तो x वस्तु का कितना उत्पादन हो रहा है और y वस्तु का कितना उत्पादन हो रहा है। तो ये अलग अलग संभावनाएं बनती है कि x में ज़्यादा साधन लगा देते हैं तो x वस्तु का ज़्यादा उत्पादन होगा और y वस्तु का कम उत्पादन होगा। इसी प्रकार अगर y वस्तु के उत्पादन में साधन ज़्यादा लगा देते हैं तो y वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा और x वस्तु का उत्पादन कम होगा। इस प्रकार हमारे पास अलग अलग उत्पादन संभावनाएं प्राप्त होती हैं। और यदि इन उत्पादन संभावनाओं को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इस रेखा चित्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन दिए गए हैं उन सभी का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने पास उत्पादन की जितनी भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम एक रेखा चित्र में प्रदर्शित करें तो वो रेखा चित्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है, अब इस वक्र की मान्यताएं देखते हैं कि ये वक्र जब हम बनाते हैं तो इसके लिए हमें कौन कौन सी मान्यताएं माननी पड़ती हैं। पहली मान्यता है अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तु व पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु तो वो होती हैं जिसे उपभोक्ता अंतिम रूप से उपभोग कर लेता है, और पूंजीगत वस्तुएं वो हैं जो अपने उत्पादन में काम में आती हैं। तो इसमें मान्यता ली गई है कि केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। प्रत्येक उत्पादन साधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में पूर्णतः गतिशील है। यानी कि जो अपने पास उत्पादन के साधन हैं, जैसे मान लीजिए पूंजी और श्रम है, तो हम इन दोनों वस्तुओं में से किसी भी वस्तु के उत्पादन में साधनों को भेज सकते हैं। यानी कि पूर्णतः गतिशील है। जैसे पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में से साधनों को निकाल के हम उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में भेज सकते हैं, या फिर उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में से साधनों को निकालकर पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भेज सकते हैं। अगली मान्यता है उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है। यानी कि ये माना गया है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन हैं वो स्थिर हैं। ठीक है, उत्पादन की तकनीकें स्थिर है। यानी कि जो तकनीक दी हुई है बस उसमें सुधार नहीं माना गया है, फिर सुधार करते हैं तो फिर अपना जो पीपीसी कर्व है वो भी चेंज हो जाता है। अगली मान्यता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधन पूर्ण रोजगार में लगे हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं उन सभी को काम में लिया गया है, किसी भी साधन को छोड़ा नहीं गया है और उनका पूर्ण कुशलता से उपयोग किया गया है। देखो, साधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग हो रहा है और जो समयावधि ली है वो क्या है, अल्पकाल है। ठीक है, साधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग यानी कि किसी साधन को हम जितना अच्छे से अच्छा उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि उनका सीमांत उत्पादन जो होता है उस सीमांत उत्पादन जहाँ तक उसका शून्य नहीं हो जाता तब तक उसको हम प्रयोग में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादन संभावना सेट। देखो, हमारे पास एक सारणी दी हुई है, इसमें हमारे पास विकल्प या संयोग हैं। उसमें ए संयोग है, उसके अंदर गेहूं की तो
0 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और मशीन की 50 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। बी संयोग पर गेहूं की 1 इकाई का और मशीन की 45 इकाइयों का। इस प्रकार सी डी ई पर भी जो गेहूं और मशीन का है, इनके अलग अलग इकाइयों का उत्पादन दिखाया गया है। तो हम देखें कि शुरू में ए बिंदु पर जैसे एक ग्राफ बना लिया अपन। मान लीजिए हम ए बिंदु पर हैं। अब इस ए बिंदु पर जैसे इधर तो ले लिया हमने मशीन का उत्पादन, यहाँ पर गेहूं का। तो इस ए पॉइंट पर गेहूं का उत्पादन तो 0 है और मशीन का उत्पादन 50 है। फिर हमने साधन मशीन के उत्पादन में से निकाल के थोड़े गेहूं के उत्पादन में लगाए। तो गेहूं की जैसे 1 इकाई का उत्पादन हुआ, मशीन का उत्पादन घट गया। अब मशीन का उत्पादन घट के कितना रह गया? 45। फिर इस प्रकार हमने जो साधन है वो मशीन के उत्पादन में से निकाल कर गेहूं के उत्पादन में और लगाते हैं। तब गेहूं की जब दूसरी इकाई का उत्पादन किया जाता है तो मशीन की कितनी इकाइयों का उत्पादन होगा? 35 का। इसी प्रकार जब गेहूं की तीसरी इकाई का उत्पादन किया जाता है तो मशीन की 20 इकाइयों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार गेहूं की चौथी इकाई का उत्पादन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर चौथी इकाई का उत्पादन होता है तो मशीन की 0 इकाइयों का उत्पादन होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुरू में गेहूं की 0 इकाई का उत्पादन है तो मशीन की 50 इकाइयों का उत्पादन है। फिर जब हम गेहूं की 1 इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें मशीन की 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। यहाँ से यहाँ तक 5 इकाइयों का त्याग किया है हमने। फिर गेहूं की 2 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो जो मशीन का उत्पादन है वो 45 से घटकर 35 रह गया, यानी कि यहाँ पर हमने 10 इकाइयों का त्याग किया है, मशीन की 10 इकाइयों का त्याग किया है। फिर जब हम गेहूं की तीसरी इकाई का उत्पादन करते हैं तो मशीन का उत्पादन 35 से घटकर 20 रह जाता है, यानी कि मशीन की 15 इकाइयों के उत्पादन का त्याग करना पड़ा। फिर आगे जब गेहूं की चौथी इकाई का उत्पादन करते हैं तो मशीन का उत्पादन 20 इकाई से घटकर 0 रह जाता है। तो यहाँ पर हमने मशीन की 20 इकाइयों के उत्पादन का त्याग किया है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, जो मशीन के उत्पादन की त्यागी गई जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये अपने को एक सारणी दी हुई है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। तो ये अपने पास अलग अलग सेट हैं उत्पादन संभावनाएं के। जैसे एक सेट तो ये है अपने पास ए, जिसमें गेहूं की 0 और मशीन की 50 इकाइयों का उत्पादन है। सेट बी में गेहूं की 1 और मशीन की 45 इकाइयों का उत्पादन है, और सेट सी में गेहूं की 2 और मशीन की 35 इकाइयों का उत्पादन है। इस प्रकार अलग अलग उत्पादन संभावनाएं सेट दिए हुए हैं। अब देखें इसका रेखीय निरूपण। पीपीसी मूल बिंदु के नतोदर होता है, क्योंकि चित्रानुसार गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए मशीन की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। इसमें देखें गेहूं की जैसे एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया है, वैसे हमें मशीन की अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, यानी कि जो त्यागी गई मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है या कॉनकेव होता है। जब पीपीसी बिंदु ए से ई की ओर चलता है तो वह साधनों को मशीन के उत्पादन से गेहूं के उत्पादन में स्थानांतरित करता चलता है। यानी कि हम
ग्राफ बनाएं, यहाँ पर ए बिंदु लें और यहाँ पर बी ई बिंदु लेते हैं। यहाँ पर इधर मशीन है और इधर है गेहूँ। तो जैसे जैसे हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाते हैं हमें मशीन का उत्पादन त्यागना पड़ता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो साधन है हम मशीन के उत्पादन से हटाकर गेहूं के उत्पादन में लगाते जा रहे हैं। चित्र में उत्पादन संभावना सीमा के भीतर आर संयोग का मतलब है कि समाज अपने विद्यमान साधनों को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह संयोग तकनीकी रूप से अदक्ष कहलाते हैं। तो देखिए इसके डायग्राम में देखते हैं हम। ये बिंदु आर है, ये बिंदु आर इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित है। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर हम साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब साधन पूर्ण रोजगार में नहीं है या साधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मशीन की इतनी इकाइयों का उत्पादन होगा और गेहूं की इतनी इकाई का उत्पादन होगा। तो इस कंडीशन में साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। फिर आगे देखें, उत्पादन संभावना सीमा के बाहर स्थित के संयोग का मतलब है कि समाज के पास इस संयोग के उत्पादन के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसे तकनीकी रूप से असाध्य अथवा अप्राप्य कहते हैं। तो ये जो के बिंदु है बाहर, ये के बिंदु इस पीपीसी कर्व से बाहर स्थित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अपने उत्पादन का संयोग है उतने अपने पास साधन नहीं है, मतलब इतना उत्पादन करने के लिए अपने पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि ये अपनी जो अधिकतम सीमा है उत्पादन करने की वो ये है AE वक्र। वे संयोग जो पीपीसी पर स्थित होते हैं संसाधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोग दर्शाते हैं। यानी कि इस पीपीसी वक्र पर जो भी संयोग होते हैं, मतलब ये जो वक्र है इस बिंदु पर, इस रेखा पर जितने भी संयोग हैं वो क्या बता रहे हैं हमें, साधनों का पूर्ण उपयोग और साधनों का पूर्ण कुशल उपयोग। पीपीसी पर उत्पादन स्तर पीपीसी के अंदर स्थित किसी संयोग पर उत्पादन के स्तर से अधिक होता है। यानी कि ये जो आर बिंदु है, ये आर बिंदु इस पीपीसी वक्र के अंदर स्थित है। तो अब पीपीसी वक्र पर जितने भी संयोग हैं वहाँ पर जो उत्पादन है वो इस अंदर स्थित बिंदु से ज़्यादा होगा। प्राय अल्पविकसित देशों में वास्तविक उत्पादन पीपीसी के अंदर ही होता है। जो अल्पविकसित देश होते हैं उसके अंदर वास्तविक उत्पादन होता है वो इस पीपीसी वक्र के अंदर ही स्थित होता है, क्योंकि अल्पविकसित देशों में साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता है और न ही वो साधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास तकनीकी की कमी होती है। अब आगे देखते हैं इस पीपीसी वक्र का ढाल, यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढाल। पीपीसी के ढाल को एमआरटी या रूपांतरण की सीमांत दर कहा जाता है। यह वस्तु y की उस मात्रा को दर्शाता है जिसका x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जैसे पीपीसी वक्र है, इस पीपीसी वक्र में हमने x वस्तु का उत्पादन बढ़ाया तो y वस्तु के उत्पादन का त्याग किया। तो जैसे x वस्तु की इतनी इकाइयों का उत्पादन बढ़ाते हैं हम, तो y वस्तु की इतनी इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा y बटा डेल्टा x। तो इसका जो ढाल है वो क्या हो गया, डेल्टा y बटा डेल्टा x।
और इस ढाल को हम क्या बोलते हैं, MRT या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की सीमांत दर। X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए Y वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा MRT को दर्शाती है। ठीक है, ये PPC का ढाल है। PPC का ढाल क्या हो गया, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा एक्स। Y क्या है यहाँ पर, Y वस्तु जो ऊर्ध्वाधर अक्ष या वर्टिकल एक्सिस पर ली गई है, और X क्या है, X वस्तु जो क्षैतिज अक्ष पर ली गई है। यानी कि डेल्टा X वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए डेल्टा Y वस्तु का त्याग किया गया है। ये इसका क्या है, ढाल या स्लोप। इसको हम बोलते हैं MRT। अब ये जो PPC वक्र का जो ढाल है, इसको हम सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं, यानी इसे सीमांत अवसर लागत भी कहा जाता है। सीमांत अवसर लागत क्या होता है कि डेल्टा X इकाई का उत्पादन करने के लिए हमने क्या छोड़ा, डेल्टा Y को छोड़ा, है ना। डेल्टा Y उत्पादन को हमने छोड़ा डेल्टा X उत्पादन करने के लिए, इसलिए इस डेल्टा X की जो सीमांत अवसर लागत है वो क्या है, डेल्टा Y। ठीक है, अब आगे देखते हैं। PPC मूल बिंदु के नतोदर होता है, यह भी इसकी विशेषता है, PPC वक्र की विशेषताएं। PPC का ढाल ऋणात्मक या नीचे की ओर होता है। ऋणात्मक क्यों होता है ये, क्योंकि एक इकाई का तो उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, तो बदले में हमें दूसरी इकाई का उत्पादन कम करना पड़ रहा है, यानी कि विपरीत संबंध है, इसलिए इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब आगे PPC मूल बिंदु के नतोदर होता है। तो नतोदर क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे X इकाई का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें Y वस्तु की अधिक से अधिक मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा। मतलब Y वस्तु की त्यागी गई मात्राएं बढ़ती जाएंगी। जैसे शुरू में इतनी मात्रा का त्याग किया, फिर X की एक इकाई बढ़ाई, X की एक इकाई का उत्पादन बढ़ाया, तो Y की ज़्यादा मात्रा का त्याग करना पड़ा, Y वस्तु के उत्पादन का। फिर X इकाई का X की एक इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं, तो फिर Y वस्तु की और भी अधिक उत्पादन की इकाई का त्याग करना पड़ा। इस वजह से क्या है, ये PPC वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। जैसे जैसे संसाधनों को वस्तु के उत्पादन से, मतलब एक वस्तु के उत्पादन से वस्तु X के उत्पादन में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि Y वस्तु के उत्पादन से X वस्तु के उत्पादन में स्थानांतरित किया जाता है साधनों को, तो सीमांत अवसर लागत में वृद्धि होती जाती है। अर्थात X की अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन के लिए Y की उत्तरोत्तर अधिक उत्पादन इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा संसाधनों की कुशलता सभी उत्पादों के उत्पादन में एक जैसी नहीं होने के कारण होता है। यानी कि जो साधन होते हैं अपने, वो हर वस्तु के उत्पादन में एक जैसी कुशलता नहीं रखते हैं। अब इसका जो नतोदर होने का मूल कारण है वो बताऊं मैं आपको। देखो, हम साधन Y वस्तु से हटाकर X वस्तु के उत्पादन में लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में तो देखो, जब X वस्तु का उत्पादन 0 है, तो Y वस्तु में जो साधन की सीमांत उत्पादकता है वो क्या रहेगी, 0, यानी कि यहाँ पर Y का अधिकतम उत्पादन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, साधन Y वस्तु के उत्पादन से निकालकर X वस्तु के उत्पादन में लगा देते हैं। तो यहाँ Y वस्तु के उत्पादन में जो साधन की मात्रा है पहले से कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, जो सीमांत उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा Y वस्तु के, है ना। Y वस्तु के उत्पादन में
साधनों का सीमांत उत्पादन थोड़ा बढ़ जाएगा, और एक्स वस्तु के उत्पादन में साधन का सीमांत उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि अपने ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम है ना, जैसे जैसे हम साधन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उनका सीमांत उत्पादन घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाएंगे तो इसमें साधनों का सीमांत उत्पादन घटता जाएगा, और वाई वस्तु में से हम साधन निकाल रहे हैं, वाई वस्तु के उत्पादन में से साधन निकाल रहे हैं, तो वाई वस्तु के उत्पादन में जो साधनों का सीमांत उत्पादन है वो बढ़ता जाएगा। इस वजह से जैसे ही हम एक्स वस्तु की एक इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं ना, एक्स वस्तु की एक इकाई का उत्पादन बढ़ाएंगे, अब इस एक इकाई के उत्पादन में जितने साधन लगे हैं उतने साधनों में वाई वस्तु का पहले से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाई वस्तु के उत्पादन में साधनों का सीमांत उत्पादन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इस वजह से जैसे जैसे एक्स का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, एक्स के उत्पादन में जो साधनों का सीमांत उत्पादन है वो तो घटता जा रहा है, और वाई वस्तु के उत्पादन में साधनों का सीमांत उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये क्या होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है। अब देखिए यहाँ पर जब एमआरटी सीमांत या सीमांत अवसर लागत स्थिर होती है तो पीपीसी की आकृति एक सीधी रेखा होती है। यानी कि अपने जो एक्स वस्तु के उत्पादन में हम साधन बढ़ाते हैं तो उसमें अगर उनके सीमांत उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है, और वाई वस्तु का उत्पादन घटाते हैं, इसके सीमांत उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है, यानी कि इसकी अवसर लागत क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो इस वजह से जो पीपीसी वक्र है वो एक सीधी रेखा होगा। इसी प्रकार जब साधनों की कुशलता सभी उत्पादों या वस्तुओं के उत्पादन में समान हो, यानी कि एमआरटी 1 के बराबर हो, तो भी पीपीसी क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। यानी कि एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वाई वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा क्या रहे, स्थिर रहे, या जितनी हम एक्स वस्तु की इकाई का उत्पादन कर रहे हैं उतनी ही वाई वस्तु की उत्पादन का त्याग कर रहे हैं। जैसे मान लिया एक्स की एक इकाई का उत्पादन बढ़ाया हमने, और तो वाई की भी एक इकाई का ही त्याग करना पड़ेगा, तब क्या रहेगा, पीपीसी एक सीधी रेखा। जैसे एक्स की 2 इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं तो वाई की भी 2 इकाई उत्पादन का ही त्याग करना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीपीसी एक सीधी रेखा होगा। जब संसाधनों की कुशलता सभी उत्पादों के उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न हो परंतु कुशलता का अंतर स्थिर रहे तो पीपीसी सीधी रेखा रहेगा। और कुशलता तो भिन्न भिन्न है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक्स वस्तु में अगर हम साधन लगा देते हैं तो ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन होता है, अगर वाई वस्तु के उत्पादन में हम साधनों को लगाते हैं तो कम इकाइयों का उत्पादन होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि भाई कुशलता में अंतर है, यानी कि एक्स वस्तु के उत्पादन में साधन ज़्यादा कुशल हैं, लेकिन ये जो कुशलता का अंतर है वो स्थिर रहे, ठीक है, तब भी पीपीसी क्या रहेगा, एक सीधी रेखा रहेगा। यानी कि हम मान लें कि एक्स वस्तु की एक इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको वाई वस्तु की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा, वाई वस्तु के उत्पादन में साधन ज़्यादा कुशल है, क्योंकि एक्स की एक इकाई के लिए जितने साधन लगाए हैं उतने साधनों में वाई की 2 इकाई का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुशलता में अंतर है, लेकिन ये जो अनुपात है दोनों में ये स्थिर बना रहे, यानी कि जैसे जैसे हम एक्स की एक एक इकाई का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं वाई की सिर्फ 2 इकाइयों का ही त्याग करना पड़े, है ना, हर बार वाई की 2 इकाइयों का ही त्याग करना पड़े, तो उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, अपना पीपीसी कर्व एक सीधी रेखा रहेगा। अब देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है साधनों की पूर्ति में वृद्धि। तो साधन
की मात्रा अधिक प्राप्त होने पर या होने के कारण फर्म दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर सकेगी। जैसे अपने पास ये ग्राफ है, एक मिनट, ये अपने पास एक ग्राफ है। अब पहले तो अपना उत्पादन था ये, ठीक है। अब अपने पास साधन के आगे ज़्यादा हो गए, साधनों की पूर्ति बढ़ गई, तो जितने साधन हम पहले लगा रखे थे उससे तो हमें उत्पादन इतना ही प्राप्त हो रहा था। अब साधन ज़्यादा बढ़ गए तो उस कंडीशन में वाई वस्तु का उत्पादन भी ज़्यादा हो सकेगा और एक्स वस्तु का उत्पादन भी ज़्यादा हो सकेगा। तो अपना जो पीपीसी कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, साधनों की पूर्ति में अगर कमी हो जाती है, देखो साधनों की पूर्ति में कमी होगी तो मान लीजिए पहले हम इस लाइन के ऊपर उत्पादन कर रहे थे, अब अपने पास साधन पहले से कम हो गए तो हम फिर वस्तुओं का उत्पादन भी कम ही कर पाएंगे। तो उस वजह से जो पीपीसी है वो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी अंदर की ओर विवर्तित हो जाएगा। फिर है तकनीक में परिवर्तन। देखो तकनीक में परिवर्तन, मान लीजिए अपने जो एक्स वस्तु है उसके उत्पादन की तकनीक में थोड़ा सुधार हुआ है, ठीक है। तो अपना जैसे पहला पीपीसी ये था, अब एक्स वस्तु के उत्पादन की तकनीक में अपना सुधार हो गया तो हम अब पहले जितने ही साधन से एक्स वस्तु का ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। मान लीजिए पहले तो इतना ही उत्पादन कर पाते थे, अब एक्स वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं तो पहले से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वस्तु की तकनीक क्या हो गई, सुधर गई है पहले से। और इसमें क्या हो गया, इसके ढाल में कमी आ गई है। इसी प्रकार हम देखें, अगर वाई वस्तु के उत्पादन की जो तकनीक है वो सुधर जाती है तब क्या होगा, पहले अपना पीपीसी ये था, अब वाई वस्तु के उत्पादन की तकनीक सुधर गई तो पहले जितने साधनों को प्रयोग में लेके हम वाई की पहले से ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन एक्स की उतनी ही इकाइयों का उत्पादन करेंगे क्योंकि एक्स की तकनीक स्थिर है। लेकिन वाई वस्तु का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि वाई की तकनीक पहले से सुधर गई है, उतने ही साधनों में पहले से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। अब देखो, जब दोनों वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक समान रूप से परिवर्तित हो तो पीपीसी विवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पीपीसी है, अब दोनों ही जो वस्तुओं के उत्पादन हैं उनके उत्पादन की जो तकनीक है वो समान रूप से सुधर जाती है, ठीक है। जितनी तकनीक एक्स के उत्पादन में सुधरी है उतना ही सुधार वाई वस्तु के उत्पादन में हुआ है। तो जो पीपीसी वक्र है वो शिफ्ट होगा आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वाई वस्तु के उत्पादन में भी, उत्पादन की तकनीक में भी सुधार हुआ है और एक्स वस्तु की उत्पादन की जो तकनीक है उसमें भी सुधार हुआ है। लेकिन ऐसे माने कि जो वाई वस्तु के उत्पादन की तकनीक है उसमें तो थोड़ा कम सुधार हुआ है और एक्स वस्तु के उत्पादन की तकनीक में ज़्यादा सुधार हुआ है। तब हम क्या कर सकते हैं कि वाई का उत्पादन तो थोड़ा कम बढ़ा पाएंगे लेकिन एक्स का उत्पादन ज़्यादा बढ़ा पाएंगे क्योंकि एक्स के उत्पादन की तकनीक में ज़्यादा सुधार हुआ है, ठीक है। इस प्रकार इसमें ये विवर्तित तो हुआ है लेकिन इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। अब अगला जो कारण है उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन का वो है बेरोजगारी। अब साधनों को अगर हम पूर्ण रोजगार या पूर्ण कुशल प्रयोग में न लगाएं तो जो अपना उत्पादन का संयोग है वो पीपीसी वक्र के अंदर स्थित होगा। कैसे, जैसे अपना ये पीपीसी वक्र है, अगर हम साधनों को पूर्ण रोजगार पर लगाते हैं और पूर्ण कुशल प्रयोग करते हैं साधनों का तो अपन होंगे इस पीपीसी वक्र के ऊपर।
लेकिन हमने साधनों को पूर्ण रोज़गार पर नहीं लगाया है और उनका पूर्ण कुशल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो अपना जो उत्पादन का संयोग होगा वो इस पीपीसी वक्र के अंदर स्थित होगा। फिर अगला कारण है आर्थिक समृद्धि, यानी अल्पकाल में साधन पूर्ति स्थिर तथा दीर्घकाल में विकास के दौरान साधनों की पूर्ति में वृद्धि होने पर पीपीसी बाहर की ओर विवर्तित होगा। यानी हमने मान्यता में तो क्या लिया है, अल्पकाल लिया है, लेकिन मान लीजिए दीर्घकाल का समय है, तो दीर्घकाल में धीरे धीरे साधनों की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है या साधनों की पूर्ति बढ़ जाती है आर्थिक विकास होने की वजह से, आर्थिक समृद्धि से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, साधन बढ़ने से जो पीपीसी है वो आगे की ओर विवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर जो आर्थिक विकास है वो घट गया है, अगर वो घट गया है अपना, तो जो पीपीसी है वो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास घट गया तो साधनों की जो पूर्ति है वो भी घट जाएगी, तो अब पहले से कम उत्पादन हो पाएगा, तो पीपीसी अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये तो अपना हो गया पीपीसी। अभी अवसर लागत की अवधारणा देख लेते हैं थोड़ी सी। तो अवसर लागत क्या होती है, किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। अवसर लागत की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित परंतु अनेक प्रयोग वाले हैं। देखो अवसर लागत क्या होती है, देखो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अपने पास साधन है, उस साधन को हम या तो गेहूं के उत्पादन में लगाएं, या चावल के उत्पादन में लगाएं, या मक्का के उत्पादन में लगाएं, या फिर गन्ने के उत्पादन में लगाएं। तो अगर हम गेहूं के उत्पादन में लगाते हैं तो अपने पास 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं। चावल के उत्पादन में लगाएं तो अपने को कितने रुपए मिलेंगे, 4,000 रुपये। मक्का के उत्पादन में 3,500 रुपये और गन्ने के उत्पादन में मिलेंगे अपने को 6,000 रुपये। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रुपए मिल रहे हैं अपने को गन्ने के उत्पादन में मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने साधन को किस में लगाएंगे, गन्ने के उत्पादन में। अब लेकिन अपने पास विकल्प तो और भी बहुत है ना। अब अपने को ये देखना है कि इस जो संयोग जो उत्पादन हमने चूज़ किया है, साधनों को उसमें न लगाने के बजाय और दूसरे किन किन उत्पादनों में लगाया जा सकता है। तो मक्का के उत्पादन में लगाया जा सकता है, चावल के में और गेहूं के उत्पादन में। तो ये इसके वैकल्पिक उपयोग है। अब इन वैकल्पिक उपयोगों में सबसे अच्छा उपयोग कौन सा है, क्योंकि गन्ने के उत्पादन में तो हमने लगाई दिए साधन। अब जो दूसरे हमने छोड़ दिए हैं, जो विकल्प हमने छोड़ दिए हैं वो क्या हैं, एक तो 5,000 रुपये कमाई के, एक 4,000 कमाई के, एक 3,500 कमाई के। तो इसमें जो सबसे अच्छा विकल्प है वो कौन सा है, 5,000 रुपये, यानी कि गेहूं के उत्पादन का, ठीक है। तो इसलिए इस गन्ने के उत्पादन की जो अवसर लागत है वो क्या होगी, यानी कि इस 6,000 रुपये की अवसर लागत क्या रहेगी, 5,000 रुपये। इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि अपना दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, तो पहला सर्वश्रेष्ठ विकल्प तो हमने चूज़ कर लिया, भाई हम गन्ने का उत्पादन करेंगे। लेकिन अब जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है अपने पास वो क्या है, गेहूं का उत्पादन। तो ये जो 5,000 रुपये हैं ये अपनी क्या रहेगी, अवसर लागत, ठीक है। यहाँ प्रयोग 4 में साधन लगाए जाएंगे, यानी कि गन्ने के उत्पादन में, क्योंकि यहाँ उत्पादन का सर्वाधिक मूल्य 6,000 प्राप्त होगा। संसाधनों को प्रयोग 4 में लगाने की अवसर लागत, यानी कि हमने गन्ने के उत्पादन में साधन लगाया, इसकी अवसर लागत क्या होगी, संसाधनों को दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में न लगाने के फलस्वरूप उत्पादन की हानि, जो कि प्रयोग 1 में यानी गेहूं के उत्पादन में 5,000 रुपये। या दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें कि जैसे हम हैं,
हम अपना टाइम या तो स्कूल में पढ़ाने में लगाएं, ठीक है, या दुकान खोलने में लगाएं, या फिर मज़दूरी करने में लगाएं, तो अपने को सबसे ज़्यादा पैसे मान लीजिए स्कूल में पढ़ाने पर मिलते हैं। तो वो तो अपना क्या है, उसमें तो हमने अपना साधन लगा दिया, यानी अपना जो श्रम है वो उसमें हमने लगा दिया। लेकिन अब अपने पास दूसरा सबसे अच्छा विकल्प कौन सा था? मान लीजिए जो दुकान में हम काम करते हैं, दुकान में हमें 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी में 6,000 रुपये मिल रहे हैं। तो और जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसमें हमें 15,000 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि स्कूल में पढ़ाना तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अपने पास दूसरा जो सबसे अच्छा विकल्प था वो क्या था? दुकान में काम करना। उसमें हमें क्या 10,000 रुपये मिल रहे थे। तो इस स्कूल में पढ़ाने की जो अपनी अवसर लागत है वो क्या होगी? 10,000 रुपये, जो हम दुकान में काम करके कमा सकते थे। ठीक है, ये अपनी क्या होती है? अवसर लागत। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।